नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं जोगिंदर सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और हमने जैसे कि अपनी पहली क्लास में भाग 2 के बारे में नागरिकता को सही से समझा था, उसी प्रकार आज हम भाग 3 को मौलिक अधिकारों को सही से समझने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं अब अनुच्छेद 12 की। ठीक है, अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है, जैसे कि राज्य कौन कौन होंगे। इसे थोड़ा सा हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। राज्य के अंतर्गत संसद हुई, विधानमंडल हुई, राज्यों की विधानमंडल हुई। ठीक है, और प्रत्येक राज्य के अंदर जो भी लोग प्राधिकारी हुए या नियंत्रक मंडल हुए, वो सभी राज्य के हिस्सा होंगे और राज्य होंगे वो। ठीक है, और एक इसमें विशेषकर ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका ने अपने आप को राज्य से नहीं बताया कि वो राज्य नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 दोस्तों कहा गया है इसमें, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति तथा अप्रतिष्ठापूर्ण हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सिद्धांत दिए हैं इसमें, पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत में क्या है दोस्तों, यदि कोई भी कानून, राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसमें जितना पार्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वो खुद ही अल्प यानी कि शून्य हो जाएगा, और जितना जो अच्छा है वो चलता रहेगा। ठीक है, पृथक्करण के सिद्धांत में तो ये दिया गया। और आच्छादन के सिद्धांत में क्या था दोस्तों, कि बीकाजी नारायण बसे जो मध्य प्रदेश बाद आया था 1955 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि संविधान जब निर्मित हुआ था उससे पहले, स्वतंत्रता से पूर्व, जो कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे उनको स्वतः ही वो बिल्कुल अल्प हो जाएंगे, बिल्कुल उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। यानी कि इसी के अकॉर्डिंग देखें तो न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था इसी के अंदर की गई है, अनुच्छेद 13 के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों समानता का अधिकार, यानी कि समता का अधिकार। ठीक है, इसमें हमारे अनुच्छेद 14 से और 18 तक दिए गए हैं, इनको सही से समझते हैं। अनुच्छेद 14 में दोस्तों क्या कहा गया है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी के लिए कानून बराबर होगा। ठीक, और विधि के समक्ष समता, ये सब एक ही है। इनमें कानून एक चीज़ अलग की गई है कि जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, और इन सभी के जो अलग अलग हैं, इनके नियम बिल्कुल इनके लिए समान नहीं है, क्योंकि भाई ये बड़े हैं राज्य में और न्यायपालिका को उत्तरदायी, ये सिर्फ न्यायपालिका के उत्तरदायी हो सकते हैं। इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके आर्टिकल 361A B ये दोनों सिर्फ इसी को देते हैं कि राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ और न्यायाधीश हुए, इनके प्रति कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये देश के सबसे उच्चतम लोग हैं। और इनमें देखो ये भी है इस अनुच्छेद में कि जैसे हमारे सांसद हैं और आम लोग हैं, आम लोगों के बीच समान होगा, इसका कोई भेदभाव नहीं होगा। और सांसद जितने भी हैं उनके लिए, सभी सांसदों के लिए ये बिल्कुल समान होगा। इस तरह के हमारे यहाँ विधि के समक्ष कानून का ये लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 दोस्तों क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति तथा जन्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। राज्य आपके साथ इन सभी में भेदभाव नहीं करेगा। धर्म हो, जाति हो, मूलवंश हो, ठीक है, जन्म स्थान हो या लिंग हो, इसके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो अभी जो आया है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये भी सकारात्मक भेदभाव कर सकता है राज्य, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में दोस्तों क्या कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी कि राज्य की कोई भी जॉब है, राज्य में कोई भी कर्मचारी के लिए जॉब निकलती है, उनके लिए सभी के लिए समान अवसर है। आप बिल्कुल जाइए, फॉर्म भी भरिए और आप सेलेक्टेड हो जाइए। जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कीजिए और आपको सिलेक्शन लेना है। किसी से किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कुछ वंचित वर्गों के लिए राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, जैसे ST SC के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, इस हिसाब से अनुच्छेद 17 दोस्तों कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत।
ठीक है। इसमें जैसे हमारे पुराने टाइम पे लोग जो हमारे इतिहास भी पढ़ते हैं आपके SC STs और भी कुछ निम्न जातियां थीं, उनके साथ ये भेदभाव होता था, नस्ल भेदभाव होता है, ठीक है। और ये मतलब छुआछूत पे भी बड़ी दिक्कत थी, उन्हें बहुत प्रॉब्लमें होती थी। इसलिए हमारे यहाँ से बिल्कुल ये समानता का अधिकार, हर एक व्यक्ति को हर एक मूल ढांचे तक पहुँचाना है, हमें उन्हें अब विकास करना है। इसीलिए हमने ये अस्पष्टता का अंत हमारे संविधान में बिल्कुल, ये आप कानूनी कार्रवाई होगी यदि ऐसा कोई होता है तो, ये अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत। इसमें एक आपको ध्यान रखना होगा, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि आप प्रदान नहीं करेंगे। सेना की कोई भी उपाधि हो वो आपको मिल सकती है, लेकिन बाकी को कोई भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विदेशी से यदि आपको कोई सम्मान दे रहा है तो पहले राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। समानता के अधिकारों में हमने 14 से 18 तक पढ़ लिए। अब बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसमें क्या है, 19 से और 22 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको सही से समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें दोस्तों किस किस बेस पे आपकी स्वतंत्रता है ये थोड़ा देख लेना चाहिए। नंबर 1 वाक एवं स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है आपको पूरा, यानी कि भाषण विचार व्यक्त करने का अधिकार, प्रेस स्वतंत्रता भी इसी के अंदर ही आ जाती है। दूसरा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, आप सम्मेलन कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा संगम या संघ, यानी कि सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है आपको बिल्कुल कोई भी संघ बना सकते हो, कोई आपको प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद कहीं भी संचरण, यानी कि घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ, ठीक है। कहीं भी घूमो, आबाद हो पूरे देश में, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन कुछ जगह हैं जैसे नागालैंड है, पूर्वोत्तर जितने भी हैं उनमें आपको एक इनर परमिट सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, वहाँ पहले वो आपको वो लेना पड़ेगा, वहाँ पे परमिट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो अंदर। और इसमें एक है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने का, ठीक है। पहले तो नहीं था, 370 जब हट गई थी, जब हटी है उस समय से जम्मू कश्मीर में आप निवास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का मकान भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कोई वृत्ति अपजीविका व्यापार कारोबार कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। व्यापार करो, कारोबार करो, वहाँ की राज्य सरकार से पूछो, थोड़ी सी परमिशन लो, आपको देगी सरकार। ये नहीं कहेगी कि आप उस राज्य से, हम तो आपको देंगे ही नहीं, नहीं बिल्कुल देगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें का 25 से 28 तक के आपके अनुच्छेद हैं और इनको सही से समझेंगे। सॉरी, इससे पहले भी एक अधिकार हैं, इससे पहले हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों 23 और 24 जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। उनमें क्या है कि अनुच्छेद 23 में दोस्तों कहा गया है बाल श्रम का शोषण, यानी कि बालात, कोई भी अनुच्छेद 23 या दुर्व्यवहार बेगार सभी प्रकार के बाल श्रम पर प्रतिषेध करता है, ठीक है। ये 23वां जो अनुच्छेद है, देखो बाल से बच्चों से दुर्व्यवहार करते हो आप, ठीक है, उन पे बच्चों पे काम कराते हो, तो ये जितने भी हैं ये अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग हैं, ठीक है। आपको यदि कोई पूछे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चों छोटे बच्चों पे यदि काम कराते हो, बाल श्रम कराते हो, तो उसमें जैसे कि आप इसमें कई भी भारत सरकार कई कानून पारित भी कर चुकी है। 1956 में अनैतिक व्यवहार व्यापार अधिनियम, यानी कि तस्करी होती थी बच्चों की, महिलाओं की, इसके ऊपर मजदूर जो बंधुआ उन्मूलन श्रम 1976 में पारित किया गया। बंधुआ जो पहले चलता था कि दास प्रथा, उसी टाइप में एक बंधुआ था कि बस सिर्फ बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनका शोषण कर रहे हैं। इसके विरुद्ध अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग भारत में ये प्रावधान है संसद में हमारे में। अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम प्रतिशोध है, सॉरी। बाल श्रम में क्या है दोस्तों कि कोई भी छोटी उम्र का बच्चा, बालक का शोषण संरक्षण हेतु बाल श्रम में प्रतिषेध किया गया है। क्या है कि इस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम वाले बच्चे जो हैं उनको कारखाने, खान, मकान, दुकान इत्यादि प्रतिष्ठानों पर किसी भी परिसंकट या नियोजन के नियोजित नहीं किया जा सकता।
भारत की संघीय सरकार ने संविधान में इस भावनाओं को अनुरूप 1986 एडी का बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम को पारित किया है। 2012 में ये संशोधन भी किया गया है। इसमें सीधा है कि 14 साल से कम बच्चे की उम्र के बच्चे को आप किसी भी कानून या किसी भी खान या किसी भी कारखाने ऐसा जो वहाँ उनकी जीवन पर ठेस पहुँचे या उनकी दिक्कत हो, उन्हें सही से चैन से जीने का अधिकार ना हो, तो वहाँ आप उन्हें नहीं ले जा सकते। आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन राज्य इसमें भेदभाव कर सकता है। राज्य को यदि ज़रूरत होगी तो वो काम करा सकता है, लेकिन ऐसी जगह राज्य भी नहीं काम करा सकता कि वो खानों में भेज दे बच्चों को, या वो है उनकी दिक्कत होगी। बात करते हैं अब दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे 25 अनुच्छेद से 28 तक दी गई है। इसको सही से समझते हैं। पहली अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है दोस्तों? किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कुछ भी कोई सा भी धर्म को पालन कर सकते हैं, आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र हो आप। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 26 दोस्तों क्या कहता है? धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक संपादक और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन तथा प्रशासन करने का अधिकार है आपको पूरा पूरा। आपके अपने धार्मिक जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, आप आराम से उनका प्रशासन, नियंत्रण, धार्मिक संस्थाओं का पूरा तरीके से नियंत्रण, प्रशासन कर सकते हैं। आप पूरे आबाद हो, सरकार आपके उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है। जैसे एक केस आया था अजीज वर्सेस भारत संघवाद 1968 में, एएमयू प्रबंधन, या एएमयू का प्रबंधन कौन करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 धार्मिक करों की समाप्ति। धार्मिक कर यानी कि टैक्स की बिल्कुल समाप्ति है। कोई भी ट्रस्ट है धार्मिक, ठीक है, जैसे राम मंदिर का अभी बना है, ठीक है, ऐसे ही बालाजी, ऐसे ही सभी मस्जिदों के भी ट्रस्ट होते हैं। सभी धर्मों में अपने अपने ट्रस्ट होते हैं, उनमें बिल्कुल कर नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट किसी से भी कर नहीं ले सकती है, बिल्कुल स्वतंत्र हो आप। कितना भी पैसा, कितना भी पूंजी जमा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सब पे टैक्स लगना चाहिए। वो भी कोई वो नहीं है, वो भी सभी लोगों की सहायता में जाएंगे जितने भी टैक्स हैं, तो इनके भी पता चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और चल भी रहा है होता है। तो सरकार को इस पर नियंत्रण थोड़ा बहुत करना चाहिए। और शायद इस वाले ये 2019 में एक कानून पारित हुआ है, उसमें शायद इनको अपना ब्यौरा देना पड़ेगा हर ट्रस्ट को कि इतना पैसा आपके पास इस साल आया, लेकिन टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन ब्यौरा देना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 28 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में क्या है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासनाओं के लिए उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। यानी कि इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? राज्य निधि पूर्णतः परिपोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सबको पता है। यानी कि कोई भी अगर संस्था है जिसमें राज्य निधि से पैसा आता है, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाएगी। जैसे कि भाई हम कुरान पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं, वो नहीं दी जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे भी कुछ अल्पसंख्यक वर्गों को, कुछ धार्मिक संस्थाओं को अपने वो खोलने का अधिकार है। ठीक है। उसमें क्या है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, यानी कि जो मैंने पहले बात की है, ये अनुच्छेद 29 और 30 ये इसी के अकॉर्डिंग है। इसमें क्या कहा है दोस्तों? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं भारत में, उनके हितों के संरक्षण के लिए उनकी संस्कृति, उनके शैक्षणिक संस्थान, उन्हें खोलने का पूरा अधिकार है। उन अल्पसंख्यकों के लिए ही स्पेशल संस्कृति, और जैसे मदरसे हैं, ठीक है, और जैसे विवेकानंद हिंदू संघ, इनके खुलते हैं स्कूल, उनमें अपनी शिक्षा दी जाती है। गीता पढ़ाई जा रही है किसी में कुरान पढ़ाई जा रही है, कोई नहीं, सबको अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का दिया गया है। ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था खोलने और चलाने का अधिकार अनुच्छेद 23 में दिया गया है। खोलो और प्रबंधन कीजिए और चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार आपसे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन युक्त प्रतिबंध तो दिए गए हैं। आप ये ना समझें कि आप बिल्कुल आबाद हो गए और कुछ भी कर सकते हो। तो क्योंकि संस्थाओं में कुछ चल भी रहा है आजकल, और इन्हें देखते हुए भारत सरकार बहुत सजग है, एक्टिव है, कुछ भी कर सकती है। अब बात करते हैं कुछ कानूनों की सुरक्षा। इसमें कुछ नहीं है कि संपदा के अधिग्रहण, अनुच्छेद 31 में क्या है? संपदाओं का अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा है। कोई भी संपदा है, यानी कि
आप कह सकते हैं कि हमारी पुरानी संपदा, पुरानी बिल्डिंगें हैं जिनकी सबका संरक्षण, ठीक है, भारत सरकार करेगी। और 31B में अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता है, कौन से अधिनियम कानून बनेंगे उनको चलाने का पूरी वैधता है दी गई है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा, जैसे कि DPSP पे जो भी राज्य के वो होंगे उन पे पूरी व्यवस्था की गई है, उन कानूनों को सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। कुछ कानूनों की सुरक्षा यानी कि संपदा एवं अधिग्रहण ये हो चुका है, ये हम कर चुके हैं। और अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग 5 रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशोध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको आपके अधिकारों का कोई भी उल्लंघन होता है, कोई भी कुछ करता है, नेता अधिकारी दिक्कत देता है, राज्य आपको दिक्कत देता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिटों के माध्यम से आपकी उपचार करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 33 में अधिकारों से संबंध संशोधन करने की शक्ति, समझ जाइए। भारत सरकार यानी कि संसद अधिकारों के जो आपके अधिकार, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपके अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकती है अधिकारों के प्रति, यदि उसे जैसे 31 से हटाया गया, यानी कि आपकी संपत्ति का अधिकार था वो अब विधिक अधिकार कर दिया है कि वो विधि आप अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जहाँ जैसे कि भूमि अधिग्रहण वाला था कानून, उसमें भी यही था, भूमि नहीं देते थे, हमारा तो पूरा अधिकार है उसी, तभी तो वो किया गया कि 31 को आपको संपत्ति का अधिकार है ही नहीं, राज्य जब चाहेगा जब ले लेगा तुमसे, जरूरत होगी तो उसे, ठीक है। अनुच्छेद 34 में क्या गया है कि सैन्य शासन की स्थिति में अधिकारों पर प्रतिबंध, यानी कि सैन्य शासन जितने भी उनके कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट उनके सैन्य अधिकारियों के बिल्कुल अलग होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, उनके लिए ये कानून बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। ये अधिकार नहीं है कि वो जाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करें कि हमने आज ये मिसाइल देखी है, आज हमने ये मिसाइल छोड़ी, आज हम पाकिस्तान पर ये करने वाले हैं, कुछ नहीं बता सकते, बिल्कुल गुप्त है। उनके अधिकार ये नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है उनको कि क्या हो रहा है उनके साथ, वहाँ पे कुछ आज़ादी नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 35 में दोस्तों कहा गया है इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन, यानी कि विधि कानून बनाए जाएंगे इनको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए। समय समय पर भारत सरकार संसद संज्ञान लेगी और कानूनों को बनाएगी, प्रावधान करेगी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।